नमस्कार, मैं हूं मुकेश जोशी और आप देख रहे हैं विचार क्रांति। दोस्तों, विचार क्रांति के मंच पर आज हमारे साथ मौजूद हैं एक महत्वपूर्ण शख्सियत, गांव की पृष्ठभूमि से निकली हुई एक बच्ची जिसने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रामीण पृष्ठभूमि से की और आज वह बच्ची राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर की में और पूरे राजस्थान में फर्स्ट रैंक लाकर आज वह आरपीएससी के द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में भी उत्तीर्ण हुई है। ऐसी शख्सियत का नाम है हमारे सामने बैठी हुई आदरणीय सपना अवस्थी जी। आज हम उनसे चर्चा करेंगे कि उनका यह मुकाम किस तरह से उन्होंने हासिल किया, कितनी मुश्किलें रही, कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी और या फिर कितना आसान सफर रहा है। इस सब पर ही आज की हमारी चर्चा आयोजित होगी। सबसे पहले विचार क्रांति के मंच पर हमारे खास मेहमान का हम स्वागत करते हैं। आदरणीय सपना जी, विचार क्रांति के मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैडम जी, हम अपनी चर्चा को प्रारंभ करें। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि गांव के बच्चे के लिए सपने देखना और उन सपनों को पूरा करना बनस्पत एक शहरी जो सुविधा संपन्न बच्चे होते हैं उनकी तुलना में कितना मुश्किल होता है और कितना आसान होता है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? सर देखिए, एक गांव के बच्चे के लिए हालांकि थोड़े चैलेंजेस होते हैं जी, लेकिन अगर आप अपने मन में ठान लें कि हमें कुछ करना है जी, तो इन मुश्किलों में भी हमें सफलता हासिल हो सकती है जी। अगर हम कोशिश करें, लगातार मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। जी, आपकी जो शुरुआत है वो गांव से हुई है, तो आपने अपनी प्रारंभिक जो शिक्षा है, जैसा हमने जाना है इधर उधर से, आपने अपनी शिक्षा गांव से अर्जित की है। उसके बाद में ये सफर किस तरह से असिस्टेंट प्रोफेसर तक पहुंचा, इस पर आप क्या कहना चाहिए, क्या कहेंगे? जी सर, मेरी जो एलिमेंट्री एजुकेशन है जी, वो मेरे गांव सुंदरावली से ही हुई है जी, और उसके बाद जो मेरी आगे की पढ़ाई है वो मेरी तहसील नगर से हुई है जी। उसके बाद मैंने जो ग्रेजुएशन है उसमें बीएससी किया हुआ है जी। जीडी गवर्नमेंट कॉलेज अलवर से। जी, उसके बाद सर बीएड किया है जी। उसके बाद जो है 2020 से जी। मेरी सफलता का दौर शुरू हुआ है। 2020 में सर्वप्रथम मैंने एलडीसी भर्ती परीक्षा 2018 जी। उत्तीर्ण की जी। और 2020 में ज्वाइन किया है। जी। उसके बाद सर मैंने थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा की तैयारी की 2021 में जी। और बाय चांस वो कैंसिल हो गया था वो एग्जाम क्लियर करने के बाद। 2021 थर्ड ग्रेड का एग्जाम। जी सर। जी। उसमें मेरे 139 मार्क्स थे आउट ऑफ 150। बहुत सुंदर। और उसके बाद थर्ड ग्रेड कैंसिल होने के बाद में मैंने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना स्टार्ट की। फर्स्ट ग्रेड की तैयारी जो 2022 का एग्जाम है जी। उसमें आरपीएससी द्वारा आयोजित की गई थी। इसमें मैंने पूरे राजस्थान में जी। प्रथम रैंक हासिल की है। जी। और 2022 में पुणे जो थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा हुई जी। थी उसमें भी मैं सफल हुई थी। आपने एक बात कही कि आपने बीएससी की, Yes. उसके बाद में आपने पॉलिटिकल साइंस में और पूरी राजस्थान में फर्स्ट रैंक हासिल की है और आपने फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर में सिलेक्शन पाया है। तो बीएससी से अचानक आप आर्ट बैकग्राउंड में आई हैं, ये कैसे आपने निश्चय किया, ये कितना मुश्किल रहा, क्या विजन रहा इसके पीछे? इसका एक रीजन तो ये है कि बीएड करने के जस्ट बाद ही मेरी एलडीसी में सिलेक्शन हो गया जी, था। जी। और उसके बाद एमएससी रेगुलर करना पॉसिबल नहीं था। जी। देन मैंने जॉब के साथ साथ ही प्राइवेट एमए की और फिर मुझे पॉलिटिकल साइंस का भी अच्छा सब्जेक्ट लगा। जी। और फिर मैंने इसी में कंटिन्यू करने का सोचा और फिर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी के साथ ही 2022 में मेरा जेआरएफ भी हुआ। जी। तो मुझे ऐसे लगा कि मुझे फर्स्ट ग्रेड से आगे भी बढ़ना चाहिए, कुछ जी। करना चाहिए जी। अपनी लाइफ में। देन मैंने फर्स्ट ग्रेड क्लियर करने के बाद फर्स्ट रैंक आ गई तो उससे और ज्यादा मोटिवेशन मिला। जी। इसके बाद मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी का सोचा और 2023 की जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा है उसमें भी अभी रिजल्ट आया है, उसमें भी मैंने अच्छी रैंक के साथ सफलता हासिल की। अच्छा मैडम जी, नौकरी के साथ में आपने अपनी नौकरी भी करती रही हैं और घरेलू काम भी होते हैं, उसके साथ में आपने असिस्टेंट प्रोफेसर, एक बड़ा एग्जाम होता है और बहुत ही कहें कि दूरगामी दृष्टिकोण रखते हुए, बहुत सारा पेशेंस रखते हुए इस एग्जाम को क्लियर किया जा सकता है। तो आपने जॉब के साथ में इस एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो कैसे मेंटेन की?
देखिए सर, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो जर्नी है जी वो काफी थोड़ा टफ भी जी। रही। जॉब के साथ हालांकि तैयारी करना इतना आसान नहीं होता जी बिल्कुल। जितना हम एक बेरोजगारी के दौर में हम तैयारी करते हैं कि जी। हमारे पास प्रॉपर 24 घंटे होते हैं। हाँ हाँ इतना आसान नहीं कह सकते, लेकिन जो 2022 से मैंने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की थी जी उसका मुझे काफी हेल्प मिला उसमें। जी देन जॉब के साथ ये था सर, जितना भी जैसे सुबह टाइम मिलता था, जी 10 बजे के स्कूल होते थे सर्दियों में, जी। तो 3-4 घंटे सुबह है। उसके बाद स्कूल में भी अगर खाली पीरियड है या जी। ऐसे तो उसमें भी टाइम निकालना। जी। फिर प्लस फर्स्ट ग्रेड में जो एनसीईआरटी बुक्स चलती हैं हाँ, हाँ। वो हमारे सिलेबस में है, उनसे काफी हेल्प मिली। जी। और उसके बाद लगातार मतलब 2022 से 2024 में एग्जाम था मेरा, जी। 16 मई 2024 हम्म। को। तो कंटिन्यू मतलब डेली 3-4-5 डेली अगर 2 घंटे भी मिल रहे हैं तो जी। वो मैंने पढ़ाई की है। जी। ऐसा नहीं है कि किसी दिन स्किप कर दिया हो पढ़ाई को। रेगुलर जो हाँ, पढ़ाई है वो मतलब रेगुलरिटी जरूरी है, बहुत मेन तो जरूरी ये है। है। जी तो रेगुलर ऐसे पढ़ते पढ़ते और ऐसे सिलेबस को कवर किया और फिर लास्ट टाइम पे हालांकि कुछ दिन की मैंने जो है लीव ले ली थी, तो ऐसे मैनेज हो गया। जी। अच्छा मैडम जी, सबसे पहले हम बात करें जैसे कि आपने थर्ड ग्रेड भी क्वालिफाई किया था, जी सर। तो उन बच्चों के लिए जो थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले हम उनकी बात करेंगे। उनके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए कि वो जल्दी ही सफलता अर्जित करें? उनके लिए रणनीति क्या होनी चाहिए? थर्ड ग्रेड के लिए मेन तो ये है, थर्ड ग्रेड नहीं किसी भी एग्जाम के लिए जी। जो ऑथेंटिक बुक्स होती है ना, हाँ, हाँ। उनकी हेल्प लीजिए। और ऑथेंटिक बुक्स में मैं तो मानती हूँ सबसे पहले शुरुआत करें आप एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी से हाँ। एग्जाम चाहे कोई भी हो अपना, सबसे पहले शुरुआत एनसीईआरटी 12th की जो एनसीईआरटी चलती है जी। वो बेसिक बुक्स हैं। हाँ। इनसे क्या है कि आपका जो कंसेप्ट है ना वो जी। क्लियर हो जाते हैं जी। और रेफरेंस बुक्स पढ़ने के लिए आप तैयार हो सकते हैं, मेंटली प्रिपेयर हो बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि जब बेसिक बुक्स अगर समझ में आ जाती हैं तो रेफरेंस बुक्स अपने आप समझ में आ जाती जी। हैं। तो एनसीईआरटी से स्टार्ट करते हुए किसी संस्था विशेष के आप नोट्स ले सकते हैं, रेफरेंस बुक्स का आप सहारा ले सकते हैं और खुद के सेल्फ नोट्स भी बना सकते हैं। तो मैंने जैसे लास्ट टाइम पे जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे अपने, उनसे मुझे काफी हेल्प मिली। और इसके साथ आप जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है, एमसीक्यूज है, पूरा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं, उनको देख सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इससे अच्छा मैडम जी, कोचिंग का कितना रोल होता है बच्चे की सफलता में? क्योंकि आजकल देखा जाता है कि बच्चे ज्यादातर जयपुर या दिल्ली चले जाते हैं कंपटीशन की तैयारी करने के लिए, तो कोचिंग कितनी बड़ी भूमिका निभाता है एक बच्चे के सक्सेस में? हाँ, तो देखिए ऐसा नहीं है कि आप कोचिंग करके ही जी। प्रॉपर सफलता हासिल कर सकते जी। हैं। मैंने अभी तक कोई रेगुलर कोई कोचिंग नहीं की। जी। जितना भी थोड़ा बहुत देखा है वो ऑनलाइन जो सोशल मीडिया का सहारा लिया था, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जी। देखा। तो हालांकि कोचिंग है वो हमारा आधार तैयार कर सकती है। जी। जो बेस है हमारा वो क्लियर हो सकता है, उनसे हमारे थोड़े बहुत कंसेप्ट हो सकते हैं, जी। लेकिन मेहनत जो है वो खुद को करनी पड़ेगी। जी। बाकी जो रेफरेंस बुक्स हैं वो खुद को पढ़नी पड़ेंगी। अब ये कोई ऐसा एग्जाम तो है नहीं कि रट के दे सकते हैं या जी। कैसे भी, तो ये खुद के बेस पे, खुद के दम पे ही क्लियर की जा सकती है। ये बेसिक बुक्स हैं, इनको पढ़ेंगे तो आगे तभी हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोचिंग पे डिपेंड होके ही हम ये सब कर पूरी तरह से कोचिंग पर नहीं रखा जा सकता है। कोचिंग का बिल्कुल रोल होता है, ऐसा नहीं है कि कोचिंग का रोल नहीं होता। हाँ, बिल्कुल, पर थोड़ा सा आउटलाइन बनाने के लिए। 100% हम नहीं कह सकते कि। अच्छा, आपने एक बात की कोचिंग के बाद में, दूसरी जो चीज आती है एक मेंटर की। तो एक मेंटर कितना आवश्यक होता है, चाहे वो पारिवारिक कोई जन हो या फिर हमारे कोई गुरु हो या फिर कोई बाहर से भी कोई सक्सेसफुल पर्सनैलिटी हो, तो मेंटर का एक बच्चे की सक्सेस में कितना बड़ा रोल हो सकता है? क्या कहेंगे इस पर आप? बिल्कुल सर, आप एक तो फैमिली में जो एनवायरनमेंट है ना, उसमें जैसे मेरी बात करूँ तो मेरे पेरेंट्स हैं जी। उन्होंने, इनको मैं अपना मेंटर बोल सकती हूँ प्रॉपर, क्योंकि शुरू से गांव में इस तरह का माहौल नहीं होता कि लड़कियों को हमेशा पढ़ाया जाए, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था। पेरेंट्स ने शुरू से ही काफी सपोर्ट किया है और उन्होंने हमेशा आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित किया है। ऐसा नहीं है कि ILDC की जॉब लग गई उसके बाद जस्ट रोक दिया हो, थर्ड ग्रेड की लग गई उसके बाद भी नहीं रोका, फर्स्ट ग्रेड के बाद भी नहीं रोका। इवन शादी में भी थोड़ा सा ये नहीं कहा कि चलो नौकरी लग गई है शादी कर दो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे जो मेंटर है वो फैमिली है, पेरेंट्स के अलावा भाई बहन और ये सब है। बाकी बहुत सारे टीचर्स है या कुछ क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनका भी काफी योगदान है। तो बहुत बड़ा आवश्यक होता है मेंटर का भी, कहें कि वो हमारे मस्तिष्क को फ्रेम करता है कि हम यदि कहीं किसी तरह की दिक्कत आ रही है तो हम उनसे पार पा सकें। एक मैडम जी सबसे बड़ी चीज आती है इकोनॉमिक कंडीशन की। कुछ बच्चे बाहर नहीं जा पाते हैं या फिर कई बार वो महंगी किताबें भी नहीं खरीद पा सकते, लेकिन वो बहुत प्रतिभाशाली होते हैं। तो ऐसे बच्चे किस तरह से अपनी तैयारी को अंजाम दें और एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सके, इसके लिए क्या हो सकता है? आप क्या सोचती हैं इस विषय पर?
देखिए सर, आपने बोला बाहर जाने का, तो हम्म। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि तैयारी केवल बाहर जाके होती है, बिल्कुल क्योंकि 2020 से और अब 24 है, मेरी 4 या 5 सरकारी नौकरी लग चुकी है। जी। तो मैं अभी तक घर से बाहर नहीं गई, जी। घर पे ही कर रही हूँ। ये तो बड़ी बात है कि हाँ। आपने घर रहकर 5 नौकरियों को प्राप्त किया, ये बहुत बड़ी बात है। और साथ में JRF भी निकाला, तो जी। मुझे नहीं लगता कि बाहर जाना ही जरूरी है इसके बिल्कुल। लिए। अगर आप में है जुनून कुछ हाँ। करने का, तो आप घर पे भी कर सकते हैं, और इवन जॉब के साथ भी आप ये बड़ी बात है। मेंटेन कर सकते हैं चीजों को। तो बाहर जाना कोई जरूरी नहीं है, तो आप घर पे भी रह के कर सकते हैं। और रही बात, अगर कोई इकोनॉमिक कंडीशन किसी की खराब है, जी। तो अगर आप में कुछ करने का जुनून है, तो सब व्यवस्थाएं होने लगती हैं अपने आप, अगर आप करना चाहते हैं उस चीज जी। को। तो अगली बात हम करें मैडम जी कि प्रॉपर कहते हैं कि भाई हमें 4 घंटे पढ़ना चाहिए, फिर 6 घंटे पढ़ना चाहिए, 8 घंटे पढ़ना चाहिए। इसको हम किस तरह से, बच्चों की मेंटलिटी बन गई है कि ज्यादा पढ़ेंगे तभी ऐसा होगा, या कम पढ़ जाएंगे तो ऐसा हम सक्सेस नहीं होगा, इसको किस तरह से हम देख सकते हैं? पढ़ने के घंटों को या एक्चुअल में अपनी कहें कि बहुत ही शार्प स्टडी जो है या कम घंटों में भी हो सके, तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? अब मैं तो ये कहना चाहूंगी कि मैंने कभी ऐसे प्रॉपर ऐसे नहीं कहा कि मुझे 5 घंटे पढ़ना है या 6 घंटे। ये भी बहुत बड़ी बात है। टारगेट बेस्ड स्टडी करिए, मतलब आप पर डे का टारगेट डिसाइड करिए, बिल्कुल मुझे ये करना है, और वो 5 घंटे में हो, 10 घंटे में हो, चाहे 2 घंटे में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैंने कभी रेगुलर ऐसे ये भी नहीं करा कि 5 घंटे पढ़ने या 6 घंटे पढ़ने। किसी दिन हो सकता है 3 घंटे भी निकली है पढ़ाई, किसी दिन 10-10 घंटे भी निकली है, उससे परेशान नहीं होना चाहिए। सिचुएशन पर डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है कि आप प्रॉपर 10 घंटे नहीं पढ़े तो आपका मूड ऑफ हो गया कि भैया 10 घंटे पढ़ाई नहीं हुई। तो बाकी ये है आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए, टाइमिंग इम्पोर्टेंट नहीं है इतनी। कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके, चाहे वो कम समय में हो जाए या अधिक समय में हो जाए, ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हर इंडिविजुअल की क्षमताएं अलग अलग होती हैं। बिल्कुल। अगली बात करें मैडम जी कि आजकल सोशल मीडिया का उपयोग बहुत बच्चे कर रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर भी वो ऐसी चीजें जो अपनी स्टडी से रिलेवेंट हैं उनको भी देखते हैं, लेकिन दूसरे समय में भी उनका समय जो है और एक्टिविटीज में भी अपव्यय हो जाता है। तो उसको कैसे मेंटेन करें? कितनी भूमिका सोशल मीडिया बच्चे की सक्सेस में निभाता है? क्या कहेंगे इस पर आप? सर मैं ये कहूंगी कि आप, ऐसा नहीं है कि आप तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल ही कट ऑफ हो जाओ सोशल मीडिया से, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया भी हमारी तैयारी में बहुत ज्यादा सहायक है। आजकल जो एग्जाम पैटर्न हो गया है वो केवल ऐसे नहीं है बुक्स ओरिएंटेड ही रहा हो, हमें सोशल मीडिया से भी कनेक्ट रहना पड़ेगा जी। अगर आजकल के एग्जाम्स हमें निकालने हैं, इस तरह के जो करंट अफेयर्स है या तो मैंने ऐसा बिल्कुल कट ऑफ तो नहीं किया, लेकिन लिमिटेड यूज किया और उसी प्लेटफॉर्म को चुना जहाँ पर मुझे थोड़ा हेल्प मिल रही है। तो अब जो बात करें हम आपकी महत्वपूर्ण सफलता जो आपने असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में प्राप्त की है, तो बहुत सारे बच्चे जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, इनके लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे, क्या सलाह देना चाहेंगे, किस तरह से अपनी तैयारी को करें और अपने अंजाम तक पहुंचे? मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो अपना आप मेंटली प्रिपेयर हो इसके लिए। जी। किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए ऐसा नहीं है कि बस लग जाओ, आप थोड़ी मेंटली प्रिपेयर हो, स्ट्रेटजी उसकी अपने माइंड में बनाओ कि कब हमको कैसे करना है, उसका सिलेबस अच्छे से रीड करें, देन आप अपना बेस तैयार करें। इसके लिए आप किसी कोचिंग की हेल्प ले सकते हो या फिर बेसिक बुक्स की हेल्प ले सकते हो। अपना स्टडी मटेरियल प्रिपेयर करें कि हमें कौन सी बुक्स पढ़नी है या कौन से पार्ट के लिए कौन सी बुक पढ़नी है। जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हमें बेयर एक्ट पढ़ना है, लक्ष्मीकांत पढ़नी है, थ्योरी के लिए राजीव भार्गव पढ़नी है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए सुशीला रामस्वामी पढ़नी है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लिए आपको पोखराज जैन पढ़नी है। तो आप अपना माइंडसेट क्लियर करें पहले तो, ऑथेंटिक बुक्स पर हमें केवल पढ़ना ऑथेंटिक बुक्स है कि पढ़ना क्या है। ऐसा नहीं इधर से भी पढ़ लिया उधर से भी पढ़ लिया, और पढ़ाई के साथ साथ उनको रिवीजन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर आप इतना सारा मटेरियल पढ़ लोगे और लास्ट टाइम पे एग्जाम टाइम पे आप उसको रिवाइज ही नहीं कर पाओगे तो इसका कोई फायदा नहीं है। तो लिमिटेड मैटर हो लेकिन आपके कंसेप्ट क्लियर हो और आप बार-बार उन चीजों को रिवाइज कर सकें। जी। आप यूथ आइकॉन हैं, आप युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। बहुत बच्चे आपको देखकर प्रेरणा लेते हैं और अपनी तैयारी को अंजाम तक ले जाने की योजना बनाते हैं। बहुत सारे बच्चे आपको देख रहे हैं, आप उन नए बच्चों के लिए अपनी तरफ से क्या मंत्र देना चाहेंगी ताकि वो उनका मनोबल बढ़े और वो सफलता के अंजाम पर पहुंचे? देखिए, आपने यूथ आइकन का एक बहुत बड़ा टैग दे दिया है, हालांकि ऐसा कुछ अचीव नहीं किया है मैंने इतना बड़ा, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगी आप तैयारी कर रहे हो, अपना कोई टारगेट सेट करें। सबसे पहले
आपको क्या करना है अपनी लाइफ में। वो टारगेट छोटे छोटे हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। उसके बाद आप क्या करें कि ऐसा नहीं है आपने एक टारगेट सेलेक्ट कर लिया तो प्रॉपर पढ़ने में लग गए, आप कुछ नहीं करोगे। इसके साथ आप न्यूज़पेपर भी पढ़ें, थोड़ा आसपास के एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है इससे भी अवेयर रहें, सोशल मीडिया भी थोड़ा थोड़ा यूज करें और माइंड को एक्टिव रखते हुए आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें। और एक रेगुलरिटी सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपको दिन में 2 घंटे मिल रहे हैं, 1 घंटा मिल रहा है, तब भी आप पढ़िए। ऐसा नहीं है कि किसी दिन तो आप 12 घंटे 15 घंटे निकाल लें और फिर 3 दिन तक पढ़ाई नहीं हो रही दिन के लिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रेगुलर स्टडी करो, उसके साथ कुछ एंटरटेनिंग भी होना चाहिए, न्यूज़पेपर भी पढ़ें, आसपास का जो वातावरण है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सपना बस थी, रुकने वाली तो नहीं है। आगे आपकी रणनीति क्या है, कौन सा अगला अचीवमेंट आप लेने के लिए जा रही हैं और इस क्षेत्र को गौरवान्वित करने जा रही हैं? इन फ्यूचर मेरा ये प्लान है कि मैं कुछ पीएचडी वगैरह करके रिसर्च पेपर अपने पब्लिश करूँ, या रिसर्च पे मैं काम करना चाहती हूँ आगे। बहुत सुंदर। विचार क्रांति के मंच पर गांव से निकली हुई एक बच्ची जिसने एक बहुत लंबा सफर तय किया और एक बहुत ही शानदार सरकारी नौकरी असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में प्राप्त की। उनका अनुभव विचार क्रांति के मंच पर उन्होंने हमारे साथ साझा किया। इसी तरह से अन्य शख्सियतों के साथ हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए एक पुनः अपील, आप विचार क्रांति को ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें और हमारे साथ जुड़ें। ऐसे ही अन्य विचारों के साथ, अन्य शख्सियत के साथ हम पुनः आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।